नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्लैम डस्ट की तरफ से एक बहुत ही ख़ास एपिसोड आप लोगों के लेके आए हैं। कोरोना की महामारी चल रही है दिल्ली में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कोरोना का आंकड़ा दिल्ली में 72,000 को भी पार कर चुका है। आप सभी ने देखा होगा कि दिल्ली में जो स्वयंसेवी संस्थाएं रही हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आज हम दिल्ली के आदर्श नगर में मौजूद हैं। अपना परिवार NGO यहाँ की एक संस्था है जो कि नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में काम करती है, उनके सदस्यों के साथ मौजूद हैं। इन लोगों ने अभी कोरोना पीरियड में जिस तरह से लोगों की मदद की है, हम चाहते हैं कि वो आप लोगों तक पहुँचे, ताकि जो अन्य संस्थाएं हैं उनके लिए एक प्रेरणा मिले और वो भी लोगों की मदद के लिए बाहर आएँ। सबसे पहले मैं परिचय आपका कराना चाहूँगा अपना परिवार NGO संस्था के अध्यक्ष मनोज सिंघल जी से। मनोज सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मनोज सिंघल जी, कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी आ गई हमारे समाज में, ऐसे माहौल में जहां लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से डर रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह से, क्या आप लोगों के मन में विचार आया और किस तरह आप लोगों ने ये सारी तैयारी की, लोगों को रोज़ाना खाना बनवा कर बंटवाया, क्या क्या व्यवस्थाएं रहीं आप लोगों की तरफ से, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमने देखा कि रोड पे कई लोग जो हैं भूखे हैं, जो जिनका कोई घर बार नहीं है, कोई पार्क के पास सो रहा है, कोई रोड पे सो रहा है। तो उस समय जब हम देखा तो शुरू में घर से हमने रोटी बना के मेंबरों ने इकट्ठी करी और उनको बांटने का काम शुरू किया। तो जब हमने बांटने का शुरू किया तो लोगों की ज़रूरतें हमने देखते हुए अपने यहीं पर ही किचन की व्यवस्था शुरू करी। यहीं पर हमने किचन बनाई और लगभग 1.25 महीने तक उसको भोजन वितरण की व्यवस्था हमने चलाई। तो क्योंकि हमने देखा कि इस समय लोगों की ज़रूरत है खाना, और वो खाना उन तक पहुंचाए तो वो हमारा सेवा के साथ साथ हमारा एक फ़र्ज भी था। तो लॉकडाउन के दौरान ये थोड़ी सी व्यवस्था हमारे सबके सहयोग से, सदस्यों के सहयोग से, हमारे अपने जो मेंबर्स थे उन्होंने काफ़ी इसमें बनाने में, बांटने में सबने हेल्प करी और एक ग्रुप ने बहुत अच्छा एक काम कर दिया। दोस्तों, आपको भी याद होगा, अभी तो फ़िलहाल अनलॉक 1 चल रहा है, कुछ दिनों बाद अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था उस समय दिल्ली में वाकई में अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ऑफिसेज बंद हो गए थे, लोगों के दुकान बंद हो गए थे। तो जो कामगार थे, जो मज़दूर थे, जो छोटे छोटे 10,000, 7,000, 6,000 की नौकरी करने वाले जो लोग थे, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि वो शाम को और सुबह को खाना कहाँ से खाएं। हमारे देश में, जो कि आज सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था वाली देश कहा जाता है, वहाँ लॉकडाउन ने हमें ये दिखाया हकीकत कि आज भी हमारे देश में गरीबी अपने चरम सीमा पर है। भले हम लोग खुली आंखों से या आम जनजीवन के दौरान नहीं देख पाते हों, लेकिन लॉकडाउन में हमें ये पता चला कि हमारे यहाँ गरीबी आज भी है और बहुत बड़े पैमाने पर है। उस मौके पर, उस समय में अपना परिवार NGO जैसे कई NGO सामने आए थे और उन्होंने उन लोगों को जिनके खाने पीने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, जिनके पास बैंकों में पैसे नहीं होते, जनधन खाते थे लेकिन उसमें 500 रुपये आ रहे थे और बहुतों के तो आज तक नहीं आए। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने की बात कही थी, लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मैंने जब राशन कार्ड अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो मेरा 1-2 हफ्ते पहले अनलॉक 1 में आया। ऐसे कई लोग थे दिल्ली में जिनके पास कोई साधन नहीं था, सरकारी दावे थे पर उनके पास कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। उस माहौल में अपना परिवार NGO जैसी कई NGO ने सड़कों पर उतरकर बिना अपने जान की परवाह किए लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। अब हम अगले सदस्य के पास चलते हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मुकेश अग्रवाल। आपके पास क्या जिम्मेवारी है? वितरण की। वितरण की। अच्छा
अच्छा, वितरण से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग खाना वितरित कर रहे थे तो क्या आप लोगों के मन में डर होता था कि कहीं मैं खुद संक्रमित ना हो जाऊं? तो आप लोग क्या क्या सावधानियां रखते थे और कितने लोगों का रोजाना वितरण होता था, क्या व्यवस्था बनती थी, थोड़ा बताएं दर्शकों को। 200-250 आदमियों का खाना होता था सुबह शाम तक। तो वितरण के वक्त आप लोग मतलब खुद भी ग्लव्स मास्क वगैरह पहनते थे, सारे पहनते थे सामान। अच्छा, पूरे वितरण के दौरान आप लोगों को कभी भी कोई सिम्टम हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, हमारे साथ एक और सदस्य मौजूद हैं। आपके पास शायद रसोई की जिम्मेवारी थी, आपका शुभ नाम? संजय जैन। जैन साहब, रसोई की जिम्मेवारी जो आपके पास थी, मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ, रसोई की जिम्मेवारी जो आपके पास थी, हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब खाना बनाते वक्त आप लोग क्या क्या ध्यान रखते थे, क्या क्या बनता था, मसाले वगैरह किस तरह से प्रयोग होते थे, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके कि अब भी वो अगर रोज़ाना अगर बनाना चाहें, क्योंकि आपके सलाहकार चूँकि खुद महावीर जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मसाले और जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते होंगे उसमें मतलब कि काफ़ी हेल्दी चीज़ें होती होंगी। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जाता था। एक तो उसको हम अपने पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के पूरी तरह प्रोटेक्ट होके खाना बनाते थे, और खाने में हमारे पास वो मसाले थे जैसे हरड़, लौंग, गरम मसाले, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब प्रॉपर आयुर्वेदिक थी। तो मतलब खाना भी बहुत स्वाद बनता था और पब्लिक इंतज़ार करती थी हमारे खाने की जब हम कितने। अच्छा, हमारे साथ एक और सदस्य हैं, खाने का कुछ और महावीर जी बताना चाह रहे हैं जी। जैसे खाने के वितरण की इन्होंने बात कही है, मैं खाना, क्योंकि मेरे यहाँ इसी रसोई में बनता था, खाना बनाते हुए हमारा एक ही उद्देश्य होता था कि ये खाना हमने बाहर गरीबों को नहीं बांटना, ये हमने अपने घर में खाना है, कि हम अपने घर में जो मसाले खाते हैं वही मसाले यहाँ ला कर दिए। सारा सामान पूरी साफ़ सफाई के साथ यहाँ अपने सामने किया गया है। तो इसमें अगर हमें जरा सी लापरवाही दिखाई दी तो हमने उसको हटा दिया है। जाहिर सी बात है कि जब नेचुरोपैथी के जानकार खुद सलाहकार हो जिस संस्था के, समझा जा सकता है कि वहाँ खाने की शुद्धता और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता होगा। और जैसा महावीर जी ने बताया कि खुद इनके घर में भी उस दौरान वही खाना खाया जाता था, और मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि संस्था के बाकी मेंबरों के घरों पर भी शायद वही खाना जाता होगा। मनोज जी, जैसा आपके साथ जो मैं अभी देख रहा हूँ, संस्था के ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो उम्र दराज हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एक मैसेज जो मार्केट में है कि जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, पर यहाँ लोगों की इम्यूनिटी को देखकर और इनके उत्साह को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। खैर, और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके साथ उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो आप लोगों ने खाने पीने के सामानों का वितरण किया, उस दौरान कौन कौन से और मेंबर आपके सहयोगी थे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा उम्र दराज, तो उम्र दराज की बात ये है कि ये और लोगों से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वो क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी डर के घर पे नहीं बैठे, जो सहयोग दिया, जो दे सकते हैं वो हर कोई नहीं, घर से नहीं निकला। और हमने अपने आप को पूरा सेफ्टी मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर और सारा सेफ्टी से काम किया हमने, पूरा अपना सैनिटाइज वगैरह भी यूज़ करके। वहाँ से आके हम सब मेंबर भी बाहर गुजार के और घर अपने जाके नहाते थे। तो मतलब वो तो चलो एक अलग बात हो गई उम्र दराज की। जहाँ तक लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो ये काम किया हमने, जो अपना फ़र्ज़ समझकर, इसमें हमारी काफ़ी टीम थी जो आज पूरी यहाँ मौजूद नहीं है, जिनकी जो अपनी अपनी जिम्मेदारी। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट की कि उनका नाम एक बार। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा नाम जो टीम है, वर्क है, तो लिखे हुए हैं, ताकि कोई नाम, किसी का नाम रह ना जाए, तो मैं इसलिए चाहूँगा। अध्यक्ष के नाते मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं सारे पूरे नाम बिल्कुल उनको लूँ। तो जब हमने ये लॉकडाउन के दौरान किचन हमने शुरू की, तो उसमें हमारे साथ जो फूड कमेटी के सदस्य हैं, हमारे जो सलाहकार भी हैं, मनोज गोयल जी, ये हमारे संजय अत्री जी, अशोक गर्ग भाई, संजय जैन जी, योगेश अग्रवाल जी, और हमारे प्रेरणास्रोत महावीर गोयल जी और सुनील गोयल जी। और वितरण व्यवस्था में हमारे साथ 2 लोग और जो थे, जो वहाँ पर पूरी लाइन बनवा के सोशल डिस्टेंस ये सब देखते थे, हमारे गुल्लू भाई और रिंकू जी। और इसमें जो महिला परिवार जिन्होंने, क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान हमने कोई
ऐसा नहीं कि हम खाना बांटने के लिए ले जा रहे तो इस तरह बना रहे थे। तो हमने बाकायदा रोटी बना के तवा रोटी बनाने के लिए हमारे महिला टीम भी और हमारे ये सब भाई बैठे हैं, ये भी जिन्होंने मैंने भी कभी घर पे कोई काम नहीं किया, लेकिन उस दौरान काफ़ी कुछ सीखा भी। तो तवा रोटी भी सुबह से बनाने लग जाते थे और तवा रोटी दोपहर तक बनती रहती थी, जिसमें हमारे महिला परिवार भी थे, अंजू सिंगल, पूजा गोयल जी, रेणुका जी, और जो हमारे इसमें विशेष सहयोगी रहे साथ में टीम के, जिन्होंने इसमें हमें अपना विशेष सहयोग दिया, जिसके कारण ये वितरण व्यवस्था हम इतने लंबे समय तक चला पाए। उसमें श्री अशोक अग्रवाल जी एस्ट्रो लैब लिमिटेड से, पवन जिंदल जी, मजलिस पार्क से कंचन जी, उषा जी, तन्नू जी, और एक्सटेंशन से पूजा जी, वीना जैन जी, रामकली, मंजू गर्ग जी, और भाई विक्की गोयल और सचिन गोयल और पवन सिंगल, इनका विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपना हमें जो योगदान दे के इस किचन व्यवस्था को चलाने में हमारी विशेष मदद करी। और हमारे जो संस्था के सचिव राजेश गोयल जी और कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता और कार्यकारिणी सदस्य अक्षय बंसल, जो हर अपना जिनके जो सहयोग हर साल रहता है जो संस्था में, और उन्होंने भी अपना सहयोग देके पूरी इस वितरण व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी पूरी मदद करी। अच्छा मनोज जी, आपने जो पूरी लिस्ट बताई, जो अपना पूरा जानकारी जो आपने दी, उसमें कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ आपसे वैसे भी जानना चाहूँगा, आप लोग चूँकि उस वक्त सड़क पे मौजूद थे, हम लोग तो खैर हम खुद भी ज़्यादातर दिनों घर में थे और वहीं पे जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता था वहीं जाया करते थे। रिपोर्टिंग पे भी मैं झूठ नहीं कहूँगा, बहुत कम ही उस दौरान हम लोगों को रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, क्योंकि परिवार वाले भी काफ़ी चिंतित रहते थे। लेकिन आप लोग रोज़ाना सड़क पे थे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, उस वक्त आदर्श नगर में जनप्रतिनिधियों की काफ़ी लंबी चौड़ी तादाद है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपकी अपना परिवार एनजीओ है या अन्य संस्थाएं जो सामाजिक हैं, जिन लोगों ने उस वक्त काम किया, लोगों की मदद की, क्या आप लोगों को कहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कुछ ऐसा कवायद होता हुआ दिखा? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों में व्यवस्था चल रही थी, वो उनका अपनी व्यवस्था थी, अपना पहलू था। निगम प्रसाद की तरफ से जो कोई व्यवस्था चल रही होगी तो वो उनका अपना पहलू था। हमने कोई दूसरों को देखते हुए ना तो ये काम किया, ना हमने दूसरों की तरफ देखा, क्यों हमने सिर्फ ये देखा कि इस समय संस्था जो अपना परिवार संस्था या जो संस्था का जो दायित्व होता है वो हमें निभाना है, और वो हमने निभाया। हमने कोई दूसरों से कंपेयर नहीं करनी, हमने कोई दूसरों को कोई ये नहीं कहेंगे उन्होंने कम किया, हमने ज़्यादा किया, उसने ज़्यादा किया, हमने कम किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य था कि जो लोग सड़क पे इस समय असहाय हैं, जिनको इस समय ज़रूरत है, और अपना परिवार संस्था का गठन ही, जिसका सूत्र वाक्य है मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म व पुण्य नहीं, तो उसको चरितार्थ करने के लिए हमने ये कार्य किया। तो इसलिए हम इसे ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई बहुत बड़ा महान कार्य किया, ये ज़रूरत थी समाज की और हमने किया, और हमें सब लोगों का सहयोग मिला। तो और हमारे पास साधन थे, हमारे पास सहयोग था, हमें लोगों ने, जैसे हमारा जो ग्रुप है, जो हमारे क्या कहते हैं, जो लोग इस समय मौजूद भी नहीं है, हमारे जैसे मजलिस पार्क से हमारा ग्रुप है, महिला परिवार है, आदर्श एक्सटेंशन से महिला परिवार ग्रुप है, और जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप जब तक चलाना चाहें या जब तक ज़रूरत है आप चलाएं, कोई सामान की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, आप बिल्कुल नियमित रूप से चलाओ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अक्सर हम लोगों ने सुना है, खबरों में भी देखा है, बड़े बड़े संपादकों ने आर्टिकल भी लिखे हैं कि एनजीओ जो होती हैं वो सरकारी अनुदान को लूटने के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन एक तरह से देखें तो ये कोरोना अच्छा ही आया है, ये कोरोना अच्छा ही आया है। अगर ये कोरोना ना आया होता तो शायद स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान हमें और आपको पता भी न चल पाता। खैर, मनोज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकारी अनुदान की बात है, अपना परिवार संस्था कोई सरकारी अनुदान नहीं लेती अभी तक। शायद संस्था का जब कोई नाम लग जाता है तो बहुत से लोगों को लगता है संस्था बनी इसलिए है कि बस ये संस्था से ही अपना घर चला रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी अपने रोजी रोटी कमा के अपना परिवार चलाता हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। तो लेकिन हमें कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता और जो भी हमारी संस्था कार्य करते हैं, हम हर साल ऑडिट कराते हैं। मैं विद डॉक्यूमेंट्स यहाँ बैठा हूँ जो इस संस्था में इस दौरान भी जो कार्य हुआ है, रोज़ का एक एक हिसाब। और हमने किचन व्यवस्था के अलावा, क्योंकि कहते हैं कि सब चीज़ें एकदम किसी की खोली नहीं जाती, कि हमने लोगों के घरों पे जिनको ज़रूरत थी, जो अच्छे कुछ ऐसे भी थे जो इस समय जिनको जरूरत किसी मांगते नहीं थे, लेकिन इस समय उनको जरूरत पड़ गई क्योंकि वो नौकरी उस समय थी नहीं, लोग घर पे बैठे थे और यदि आपकी रसोई में सामान नहीं है तो आप क्या करेंगे। हाँ, मिडिल क्लास में ये परेशानी देखी गई थी कि मिडिल क्लास ना तो किसी से मांग पा रहा था और अपना घर भी नहीं चला पा रहा था क्योंकि नौकरियाँ छूट गई थी। मेरे पास ऐसे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए या किसी के माध्यम से फ़ोन आए जो संस्था से हमारे जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो उन घरों तक हमने जो राशन हम पहुंचा सकते थे, ज़रूरत का सामान लेके मैंने पहुंचाया। और हमने कोई फ़ोटो, कोई वीडियोग्राफी उनकी कोई नहीं करी, क्योंकि हमें खाली नाम नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें सेवा भी करनी थी। और उनकी क्या, वो लोग ऐसे थे कि जो मिडिल क्लास, जैसे कि आपने कहा कि ना किसी से मांग सकते हैं, तो हमने उनकी कोई फ़ोटोग्राफी नहीं करी, कोई वीडियोग्राफी नहीं करी। उनको जो हम सामान पहुंचा सकते थे हमने वो उनको सामान इज्जत से उनकी पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सदस्यों का। हमारा मकसद भी आप दर्शकों तक यही पहुंचाना था कि जो एनजीओ या सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं उनके बारे में आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये लोगों से चंदा लेकर या सरकार से अनुदान लेकर अपना घर भरते हैं। ये कोरोना की महामारी आई, मैं फिर से ये लाइन दोहरा रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि ये कोरोना की महामारी आई, इसने मानव को मानव से जोड़ा। एक दूसरे का प्यार, जो लोग मतलब अपने घर परिवार से भी महीनों नहीं मिला करते थे, उनको घर में अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला। आज आप भी देख रहे होंगे पड़ोसी पड़ोसी से प्यार कर रहा है, एक मोहल्ले का व्यक्ति दूसरे मोहल्ले वालों को मदद करने जा रहा है, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी मिले नहीं, उसके लिए भी दिल में दर्द उमड़ा है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कुदरत जो करती है वो बहुत अच्छे के लिए करती है। अच्छा मनोज जी, अगर हम बात करें कि अपना परिवार एनजीओ आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि अपना परिवार एनजीओ के आने वाले समय में क्या प्लानिंग है। देखिए, जो संस्था अभी तक प्लेसमेंट सर्विस, यूथ एम्प्लॉयमेंट सर्विस के अंडर गरीब परिवार की लड़कियों की शादी का कार्यक्रम, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम ये करती आ रही थी। आगे चूँकि हमारे साथ मुख्य सलाहकार हमारे डॉक्टर महावीर गोयल जी जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक, यदि एजुकेशन सबको मिल जाए तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन, ये आप मानते ही हैं। बिल्कुल। तो संस्था का एक उद्देश्य है कि आने वाले समय में अब हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बुक बैंक की स्थापना करें, क्योंकि चूँकि मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट आती थी पेरेंट्स की तरफ से, जो पेरेंट्स महंगी किताबें नहीं खरीद पाते थे, तो उनको हम जैसे ये हमारी शक्ति थी तो किताबें मैं ख़रीद के दिया करता था। तो यह संस्था से जो हमारे और मेंबर हैं उनसे सहायता लेकर, तो आगे में हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम एक बुक बैंक की स्थापना करें, और बुक बैंक के इंचार्ज जो कि हमारे मास्टर जी एक एक्सपीरियंस मैन हैं, वो इसको देखें, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा कार्य हमारा रहेगा। नहीं, बुक बैंक आप लोग स्कूली बच्चों के लिए करोगे या कैसे, क्या कुछ रणनीति है? बुक बैंक में किस तरह की किताबें हुआ करेंगी? नहीं, बुक बैंक्स में विशेष तो जो बच्चे जो हाई क्लासेस में जाते हैं तो बुक्स महंगी होती चली जाती हैं, और कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चा तो टैलेंटेड है, उसमें हमारा ये भी रहेगा कि जो बच्चा टैलेंटेड है, अच्छे क्या मार्क्स ला रहा है, लेकिन यदि उससे कोई पढ़ाई में ज़रूरत है तो बुक्स की और कोई सहायता की, कोचिंग की, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक अनिल बजाज हैं जो कोचिंग देते हैं, तो उन्होंने भी हमें कहा हुआ है कि कोई ऐसा टैलेंट बच्चा हो, हमें मेरी तरफ से कोई सेवा है
है तो मैं उसे कोचिंग करके कि उसमें निखार ला सकते हैं बच्चे में। तो वो स्कूली बच्चों के लिए और उसमें हाई क्लासेस के लिए जिस तरह धीरे धीरे उसको हम बढ़ाएंगे। और एक लाइब्रेरी की जो बुक्स है, तो बुक्स तो एक व्यक्ति की अच्छी दोस्त होती ही हैं, तो ये मैंने पढ़ा था। तो उसके लिए फिर हम एक लाइब्रेरी भी अलग से बनाएंगे। लेकिन ये फ़िलहाल हम जो सोच रहे हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं जो पढ़ने में टैलेंटेड है, लेकिन उनको यदि बुक्स वगैरह यदि उनके पेरेंट्स नहीं खरीद पाते, तो उस तरह का हम एक बुक्स बैंक की स्थापना करें। मतलब वो बच्चे आपके संस्था के निर्धारित स्थान पर आकर करेंगे या वो किताबें अपने घर भी ले जा सकेंगे? नहीं, किताबें उनको घर के लिए ही दी जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो ये तो मतलब आपकी संस्था दान करेगी एक तरह से। तो उनको बुक्स बैंक बाकायदा हमारा उसमें रजिस्टरमेंट होगा कि हमने बुक्स किसको दी है, उस बच्चे को आवश्यकता है और उसके लिए वो बुक्स सिलेबस में चल रही है, अगले साल यदि पास आउट करके उसको हम वापस रिटर्न भी ले लेंगे। तो जो हम अपने मेम्बरों से बाहर से स्पॉन्सर सहायता लेकर उसमें हम बुक्स खरीद के जो रिक्वायरमेंट आती है उसे हम नोट करके और उसको वो बुक्स खरीद के इस तरीके से हमारे प्लानिंग है। बहुत अच्छी प्लानिंग है। जैसा कि दर्शक खुद भी मानेंगे कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा 1 साल की पढ़ाई के बाद पास आउट हो जाता है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो किताबें उसके पिछले क्लास की होती हैं वो या तो हम लोग रद्दी वाले को बेच देते हैं और रद्दी वाले से वो मूंगफली की दुकानों पे पहुंच जाती है या अंडे की रेहड़ी पे पहुंच जाती है। तो एक बहुत अच्छी पहल करने जा रही है अपना परिवार NGO कि वो सदस्यों के घरों से या अन्य भी जो लोग हैं जो अपनी बच्चों की पुरानी किताबें संस्था को डोनेट कर दें, वही किताबें और कुछ नई किताबें मिलाकर जो अगले बच्चे जो आएंगे अगली क्लास के, जिनके माता पिता उनको आर्थिक रूप से खरीद कर देने में सक्षम नहीं हैं, उनको संस्था सिलेबस की किताबें प्रोवाइड कराएगी और 1 साल के बाद वो फिर किताबें वापस संस्था में जमा हो जाएंगी ताकि वो फिर किसी और बच्चे के काम आ सके। बहुत बढ़िया आप लोग पहल करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये भी जो काम है बुक बैंक का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा, तो आप लोगों ने इसके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई प्लान बनाया है? देखिए, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात यह कि एक कहीं ना कहीं शुरुआत, एक छोटी शुरुआत ही हम करेंगे, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक जगह की आवश्यकता है, वो भी हम देख रहे हैं, जैसे भी रेंट पे या जिस तरीके से हमें या कुछ जहाँ मिलेगी। और हम चाहे 4 किताबों से शुरुआत करें, लेकिन हम शुरुआत उसको करना चाह रहे हैं कि ये नहीं है कि आज हम सीधा चाहें कि एक बहुत बड़ा बुक बैंक हमारा बन जाए, उसमें लाखों किताबें हों या लाखों किताबें आ जाएँ। धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे आगे। दर्शकों से मैं भी एक अपील करना चाहूँगा, हम अपना परिवार NGO का कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के नीचे दे रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रॉल में नंबर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके घर में भी अगर पुरानी किताबें हैं और आप उसे अगर रद्दी वाले को बेचने की सोच रहे हैं तो कृपया ऐसी गलती ना करें, वो किसी ज़रूरतमंद बच्चे के काम आ सकती है। आप अपना परिवार NGO के दिए हुए नीचे नंबरों पर कॉल करें, उनसे संपर्क करें, उनके यहाँ अगर संभव हो तो आप पहुँचा दें, नहीं तो संस्था के वॉलंटियर जाकर आपके यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। अन्य भी प्रकार की अगर किसी के दिल में इच्छा है कि वो वाकई में कुछ ऐसा काम करें जो समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का सहयोग अगर करना चाहते हैं तो वो अपना परिवार संस्था से जुड़ें। मैं पिछले 12 सालों से इस संस्था के कार्य को देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये लोग। मेरी खुद भी अपील है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर किसी तरह का सहयोग, किसी तरह का अनुदान, अगर वो किताबें देना चाहें तो वो किताबें दे, वो पुराने कपड़े देना चाहें वो कपड़े दे, जिस भी तरह का सहयोग, जिसकी भी जो इच्छा हो, अगर इच्छा हो तो संस्था के दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और इस समाज सेवा के पवित्र यज्ञ में अपना भी योगदान दें। आदर्श नगर से कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अमित लाल, ग्लैम डस्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।